नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में हम देखेंगे फिज़िक्स का एक नया चैप्टर जो कि यांत्रिकी या मैकेनिक्स है। ये चैप्टर लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर रिपीट होते हैं और काफ़ी आसान होने के बावजूद भी हम लोग गलत कराते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। अभी हम इस वीडियो में थ्योरी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पास लगभग 100 MCQs हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं। दूरी दूरी एक अदिश राशि होती है और दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आता है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि होती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। विस्थापन जो होता है, अगर हम यहाँ से चले और यहाँ ही घूम के आ जाते हैं तो विस्थापन हमारा ज़ीरो हो गया। लेकिन दूरी तो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक चली ही है, तो ये दूरी हो जाएगी लेकिन विस्थापन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चाल। चाल होता है एक अदिश राशि और इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा जो होती है वो होती है LT इन्वर्स है। नेक्स्ट आता है वेग। वेग एक सदिश राशि है। इसका जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समांतराल होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसकी विमा होती है LT इन्वर्स। नेक्स्ट आता है त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समांतराल, यानी कि v-u/t। जो v होता है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय होता है। इसकी विमा होती है LT इनवर्स 2। नेक्स्ट आता है बल। बल एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होता है F=ma। m होता है मास, a होता है त्वरण। तो इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको कि न्यूटन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है रेडियन किसका मात्रक है, तो ये कोणीय विस्थापन का मात्रक है। नेक्स्ट आता है कोणीय वेग। ये एक सदिश राशि है और रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक है, जिसको कि टी इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी विमा है टी इनवर्स। आगे देखते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी वाले जो होते हैं उसमें भार जो होता है वो आलम्ब जो होता है वो बीच में होता है और भार और आयास इधर उधर होते हैं। जैसे कैंची में जो जॉइंट होता है वो बीच में होता है। इसी तरीके से हैंडपम्प जो होता है, हैंडपम्प में जॉइंट बीच में होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप का जो होता है उत्तोलक, उसमें जॉइंट होता है साइड में और जो भार होता है वो होता है बीच में और आयास होता है दूसरी साइड में। जैसे कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है उसमें भार हम बीच में रखते हैं और एक साइड से वो जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक पहिए वाली ठेले की गाड़ी भी होती है, ये द्वितीय श्रेणी का होता है। तृतीय श्रेणी की अगर बात करें तो वो चिमटा होता है। इसमें एक साइड जुड़ा होता है और भार दूसरी साइड रखते हैं और बीच में बल लगाते हैं, यानी कि आयास। तो ये तीनों उत्तोलक के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या क्या वर्क करता है: रॉकेट का उड़ना और व्यक्ति के नाव के कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसक जाना ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो मेनली इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, इसके जो उदाहरण हैं, इसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उन्हीं के बारे में पूछता है। तो इस चैप्टर पे हम इस चीज़ पे जोर देंगे कि हर नियम का क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूरा हुआ। इसके बाद आता है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम क्या होता है: वस्तु की अवस्था परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल द्वारा होती है। उदाहरण, चलती बस से उतरने पर व्यक्ति को उसी ही दिशा में चलना या दौड़ना। जब व्यक्ति उतरता है तो वो उसी ही दिशा में थोड़ी दूर तक चलता है। नेक्स्ट आता है चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। नेक्स्ट आता है चलती गाड़ी के मुड़ने पर व्यक्ति का विपरीत दिशा में झुक जाना। नेक्स्ट आता है पेड़ को हिलाने पर फलों का गिरना, यानी कि जड़त्व का नियम है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि वो कोई बाह्य बल कार्य ना करे। नेक्स्ट आता है द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल की दिशा में आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v-u/t। v-u/t हमने अभी देखा था, ये त्वरण का भी फॉर्मूला होता है। तो इसको F=ma भी बोलते हैं। क्रिकेट की गेंद को कैच करते वक्त गेंद को पीछे की ओर खींचा जाता है, यानी कि आरोपित बल की दिशा में ही हम लोग पीछे की तरफ उसका भार बैलेंस करने के लिए खींचते हैं। नेक्स्ट आता है गति का तृतीय नियम।
इसको कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है। नेक्स्ट आता है रॉकेट की गति उससे निकलने वाली गैस की प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी कार्य करता है, और जब उड़ता है तो वो तभी स्पीड पकड़ता है जब उससे निकलने वाली गैस उसको प्रेशर देती है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको कि सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोलते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो वृत्तीय पथी पर गति करने वाले कण पर वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, केंद्र से बाहर की ओर जो लगता है वो अभिकेंद्रीय होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, हवाई जहाज यदि वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करता है। हवाई जहाज जो बैलेंस बनाने के लिए कुछ तिरछा हो जाता है, जिधर की तरफ मुड़ता है उसी साइड में थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है। अभी हमने देखा अभिकेंद्रीय बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर, और जबकि अपकेंद्रीय बल नहीं, अब अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय बल लगता है जो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में लगता है। जैसे गोल घूमते झूले पर व्यक्ति बाहर की ओर बल का अनुभव करता है। जब एक गोल घूमने वाला झूला होता है उस पर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो ये अनुभव करता है जैसे ही झूला घूमता है तो वो बाहर की ओर फेंका चला जाता है। नेक्स्ट आता है तेज गति वाले वाहनों को मोड़ पर बाहर की ओर पलटना। अगर मोड़ है तो तेज गति वाला वाहन हमेशा बाहर की तरफ पलटेगा, अंदर की तरफ नहीं पलटता है। नेक्स्ट आता है दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। जब दूध के से मक्खन निकालने वाली मशीन घुमाई जाती है तो मक्खन साइड में इकट्ठा हो जाता है, बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। नेक्स्ट आता है वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन का भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आता है बलाघूर्ण। बल और अक्ष की दूरी। बल में गुणा करते हैं बल और अक्ष की दूरी। इसका मात्रक होता है न्यूटन। उदाहरण इसका होता है स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच आसानी से घूम जाता है। लंबे हत्थे वाले हैंडपंप को चलाने में आसानी होती है, यानी कि जितनी दूरी होगी उतना ही बलाघूर्ण ज़्यादा होगा। बल जो होता है, बल तो अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो बल से उस अक्ष की दूरी जितनी होगी उतना ही बलाघूर्ण ज़्यादा होगा, उतनी ही कार्य करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आता है जड़त्व का आघूर्ण, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें द्रव्यमान और अक्ष से दूरी का स्क्वायर होता है, इंटू होता है। उदाहरण के लिए रस्सी पर करतब दिखाते समय संतुलन बनाने के लिए लंबी लाठी का प्रयोग करते हैं। जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं वो हाथों में एक लंबी लाठी का प्रयोग करते हैं ताकि संतुलन बना रहे। यही जड़त्व का आघूर्ण होता है। नेक्स्ट आते हैं केपलर के नियम। केपलर के नियम के भी इम्प्लीमेंटेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। प्रथम नियम जो होता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य होता है। जो दूसरा नियम आता है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है और इसे कोणीय संवेग का संरक्षण भी कहते हैं। तृतीय नियम जो आता है, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ये 3 नियम हैं केपलर के, इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वर्तुलानुपाती होता है, यानी कि Fg बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। Fg इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 हो गया दो कणों के द्रव्यमान और r हो गया उनके बीच की दूरी। G हो गया ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई। एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड काफ़ी इंप्लीमेंटेशन है, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है जी का मान पृथ्वी तल पर अधिकतम होता है, तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर हमेशा घटता है। आगे देखते हैं पृथ्वी सतह पर जब ए जीरो है, जब त्वरण जीरो होगा तो आभासी भार और वास्तविक भार हमेशा बराबर होगा। लेकिन त्वरण से जब ऊपर जाएंगे, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आभासी भार अधिक हो जाता है और वास्तविक भार कम हो जाता है। और त्वरण से नीचे के आने पर, यानी कि कोई लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो आभासी भार कम हो जाता है और वास्तविक भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उपग्रह। उपग्रह के बारे में, तो उपग्रह दो तरीके के होते हैं, भूतुल्यकालिक जिनको कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ध्रुवीय यानी कि पोलर सैटेलाइट। इनमें क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। जब कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी होगी उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के आवर्त काल यानी कि 24 घंटे के बराबर हो, ऐसे उपग्रह को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। एक इस वर्ड से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा है। जियोसिंक्रोनस यानी कि जो पृथ्वी से सिंक्रोनाइजेशन करे, यानी कि भूतुल्यकालिक हो।
जैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का जो आवर्तकाल है अपनी अक्ष पर, उतना ही उसका परिक्रमण काल होना चाहिए उस ग्रह का। इतनी ऊंचाई पे जाके उसको, उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और दूरदर्शन प्रसारण आदि के लिए होता है। नेक्स्ट आता है पोलर सैटेलाइट, जिसको कि ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इनकी ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है। उपयोग होता है इनका ध्रुवीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना और पर्यावरण अध्ययन आदि में। नेक्स्ट आता है पलायन वेग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है पलायन वेग क्या होता है। तो वो है न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है और वापस नहीं आती है, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है, इस वेग से अगर फेंकेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। आगे देखते हैं कार्य बल गुणा विस्थापन। कार्य जो होता है, वर्क होता है बल गुणा विस्थापन, W इजिकल्स टू F इंटू डेल्टा डी। ये एक अदिश राशि और इसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी ये गतिज ऊर्जा, और यानी कि ऊर्जा दो होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो के होता है वो हाफ mv² होता है, हाफ mv²। इसके मात्रक जूल होता है और एक अदिश राशि है। फिर आती है स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं mgh, इसका भी मात्रक जूल होता है, यह भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट आता है शक्ति, पावर, जिसको कि पावर बोलते हैं। तो पावर होता है कार्य बटे समय, जिसको कि जूल पर सेकेंड या फिर वॉट भी बोलते हैं, इसका मात्रक वॉट हो जाता है। ये कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए आती हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 1000 किलोवाट होता है, या फिर 10⁻6 वाट होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिबल, स्ट्रेस। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल भी इसका मात्रक होता है। याद रखेंगे पास्कल कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पास्कल किसका मात्रक है, प्रतिबल का या फिर दाब का। आगे पढ़ेंगे हम, दाब का भी मात्रक होता है। विकृति जब आती है तो स्ट्रेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, यानी कि डेल्टा एन अपॉन एल। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हुक का नियम। ये प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विकृति के। नेक्स्ट आता है यंग प्रत्यास्थता गुणों की, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है ससंजक बल, इंपॉर्टेंट है ये। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती हैं। जल से भीगी दो प्लेटें आपस में अधिक, जल से भीगी जब दो प्लेटें होती हैं उनको छुटाने में, यानी कि उनको अलग करने में अधिक बल लगता है, वो ससंजक बल के कारण जुड़ी होती हैं। या फिर कोल्ड बेल्डिंग जो की जाती है, दो पदार्थों को ठंडा करके इतनी टाइट से दबाया जाता है कि वो आपस में ससंजक बल उत्पन्न करती हैं और वो चिपक जाती हैं। नेक्स्ट आता है आसंजक बल, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जल द्वारा किसी सतह का भीगना, या ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखा जाना। ब्लैक बोर्ड पर चौक तभी लिख पा रहे हैं हम जब वहाँ पर एडेसिव फोर्स वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आता है मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष तक पहुँचना। आसंजक बल ही है जो कि मृदा ने जो पानी अवशोषित किया है, जो मिट्टी ने, वो पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बल अपॉन काल्पनिक रेखा की लंबाई, यानी कि F/L होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और गैस का ताप बढ़ने पर सरफेस टेंशन हमेशा बढ़ता है, यानी कि पृष्ठ तनाव बढ़ता है गैस में और द्रव में कम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जल में साबुन मिलाकर जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, तब जल कपड़े के छोटे छिद्रों में जाकर सफाई कर पाता है। यानी साबुन हम मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जल का, और वो कपड़े के छोटे छोटे छेदों में जाके सफाई कर देता है। नेक्स्ट आता है पतली सुई पानी पर तैरती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण है। साबुन के घोल में बुलबुले जो बनते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। पारे की छोटी बूंदों को गोलाकार बनना, या फिर जो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। नेक्स्ट आता है तेल का पानी की सतह पर फैल जाना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगली जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं केशिकत्व, यानी कि कैपिलरिटी। केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। जैसे लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन जाइलम ऊतकों द्वारा केशिकत्व की सहायता से ही किया जाता है। इसमें और भी कई कारक शामिल होते हैं, लेकिन केशिकत्व की सहायता से ही होता है ये।
नेक्स्ट आता है उत्प्लावन। अपथ्रस्ट क्या होता है? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। जल या किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने पर एक बल वस्तु को बाहर की ओर फेंकती है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अपथ्रस्ट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को, एक गिलास को लेंगे, हम पानी में डुबोएंगे तो गिलास अंदर से एक बल लगता है गिलास को, जो ऊपर की ओर फेंकता है। इसका मान आर्किमिडीज के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। उदाहरण देखते हैं पहले। लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। यानी कि लोहे के टुकड़े का भार ज़्यादा होता है तो वो तो डूब जाता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर जो अपथ्रस्ट बल लगता है वो ज़्यादा होता है और वो उसको तैराए रखता है। बर्फ़ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है तथा शेष नीचे रहता है। लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है जबकि पानी में तैरता है। ये घनत्व के कारण भी होता है और अपथ्रस्ट बल के कारण भी होता है, दोनों रीजन है इसमें। नेक्स्ट आता है दाब, प्रेशर। P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए ये पास्कल आ गया, अभी मैंने बताया था पास्कल दाब का भी मात्रक होता है। बल स्थिर है तब क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम होगा। जाहिर सी बात है, जब P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए है, ए अगर ज़्यादा होगा तो P कम हो जाएगा, ए अगर कम है तो P ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट आता है द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। जो पास्कल के नियम होते हैं वो हाइड्रोलिक, ब्रेक, लिफ्ट आदि में वर्क करते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे घी या मोम। घी या मोम ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर इनको हम गर्म करते हैं तो इनका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर इनका गलनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट आता है गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी द्रवों का क्वथनांक जो होता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। तो विस्कोसिटी क्या होती है देखते हैं। वह गुण जिसके कारण विभिन्न कणों की गति का विरोध होता है श्यानता कहलाती है। यानी कि एक आदर्श तल की श्यानता सदैव शून्य होती है, एक आदर्श तरल की श्यानता सदैव शून्य होती है। एक जो आइडियल लिक्विड होगा उसकी श्यानता सदैव शून्य होगी। ताप बढ़ने के पर द्रवों की श्यानता घटती है और गैसों की बढ़ती है। विस्कोसिटी क्या होती है? श्यानता जैसे शहद है, वो एक श्यान द्रव है, यानी कि गाढ़ापन जो होता है वो श्यानता होती है। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आविष्कारों के बारे में। जैसे पहला है भाप इंजन, इसका आविष्कारक है जेम्स वॉट। एक्सरे रोइंगटन है। दूरबीन को गैलीलियो ने आविष्कार किया था। टाइपराइटर का शेल्स ने किया था। रेडियो का मार्कोनी ने। डायनामो का माइकल फैराडे ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। बल्ब का एडिशन ने। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल ने। टेलीविजन का बेयर्ड ने। लेज़र का थियोडोर मेमन ने। रडार का रॉबर्ट वाटसन ने। और सेफ्टी लैम्प का डेवी ने। तो इस तरीके से ये साइंस के जो मैकेनिक्स चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स को देखा। इस फैक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चन, तो उनको जरा हम देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। ट्रेन के चलते ही बैठा यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? ये स्थिरता का जड़त्व है, क्योंकि वो स्थिर है और ट्रेन आगे की तरफ चल दी है तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। नेक्स्ट आता है न्यूटन की गति का पहला नियम, ये जड़त्व का नियम होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर भी करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी करता है और संवेग संरक्षण के नियम पर भी करता है। आगे देखेंगे लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो उसका जो आभासी वजन होता है वो वास्तविक वजन से कम उसको फील होता है। नेक्स्ट आता है किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति और दिशा के अनुसार ही घूमती रहेगी। कोई भी जो उपग्रह है अंतरिक्ष में, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गिराता है अंतरिक्ष यात्री, तो वो उपग्रह की दिशा में और उपग्रह की ही गति के अनुसार घूमती रहेगी। नेक्स्ट है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, ये अपकेंद्र बल का उदाहरण है। ऊंचाई से गिराए गए पत्थर की गतिक ऊर्जा कब अधिकतम होगी? जब वो पृथ्वी पर जस्ट टच करने वाला होगा, यानी कि भूमि पर पहुंचने से बिल्कुल ठीक पहले उसकी जो गतिक ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट आता है किसने न्यूटन के पूर्व भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मगुप्त जो थे भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था न्यूटन से कि एक बल है जो कि पृथ्वी की तरफ वस्तुओं को आकर्षित करता है। नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट आता है लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट आता है हवा में लकड़ी और लोहे के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पृथ्वी तल पर पहुंचेगी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, 13 14, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है इस तरीके क्वेश्चन में।
14वें क्वेश्चन में कह दिया गया कि हवा की उपस्थिति में, जबकि 13 में कोई भी सिचुएशन नहीं बताई गई। जब कोई भी सिचुएशन ना बताई गई हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ये निर्वात में, यानी कि ये बिना हवा के ये क्रिया कराई जाती है। और जब निर्वात में कराई जाएगी तो किसी भी द्रव्यमान की कोई भी वस्तु अगर समान ऊंचाई से गिराई जाएंगी तो वो समान समय में एक साथ नीचे पहुँचेंगी। लेकिन अगर हवा में गिराई जाएंगी तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान वर्क करेगा तो लोहा पहले पहुँचेगा और लकड़ी बाद में पहुँचेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में यांत्रिक मैकेनिक्स की थ्योरी को देखा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखा। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के लगभग 90 to 100 एमसीक्यूज़ को लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। साइंस में फिजिक्स का लगभग 50 to 60% पार्ट इसी चैप्टर से कंप्लीट होता है। तो हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।